हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं इसमें इसका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन करवा दूंगा, लेकिन जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity changes in response to change in any of its quantitative determinants। वो कहता है कि elasticity of demand किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी में कितना फ़र्क आता है, क्वांटिटी में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी में कितना फ़र्क आता है उसके और डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने की वजह से। और वो डिटर्मिनेंट्स कौन से हो सकते हैं? एज वी नो दैट डिमांड फॉर ए कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन, जहाँ तो अपने प्राइस की वजह से, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, और या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से। दस बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मीन्स द एक्सटेंट टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी। दस बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मीन द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस, की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो सकती है विद द चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, अपने ही प्राइस के चेंज होने की वजह से, या इनकम के चेंज होने की वजह से, या रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से। ठीक है जी। तो आपके इस सिलेबस में, क्लास 11th के सिलेबस में हम सिर्फ स्टडी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसीलिए आपके ये चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। बाकी इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको कि रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं हम, उसका हम आप लोग अंडरस्टैंड करोगे सीनियर क्लासेस में। ठीक है जी। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या चीज़ है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है जी। ओके बेटा, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें हम पहले क्या नोट करिए कि माइनस का साइन लगाएंगे। ये मैं आपको अगले पेज पे समझाऊंगा कि माइनस का साइन क्यों लगाते हैं। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसके साथ आगे क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे आता है? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। तो ये जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है ये बन जाएगा मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या बनेगा? चेंज इन प्राइस इनटू डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, और ये सारा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 100 से। ठीक है जी। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे हम मैथमेटिकली बताएंगे? Q1 माइनस Q अपॉन Q अपॉन, और चेंज इन प्राइस को P1 माइनस P अपॉन P, और वो किस में चेंज हो जाएगा? Q1 Q को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा Q। डेल्टा मतलब चेंज का साइन होता है ये, अपॉन Q। ठीक है। और उसको पूरा अपॉन कर देना एट डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो अब इसको ऊपर कर ले आएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई का साइन है। डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन P, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना बेटे हमने। ये डेल्टा Q अपॉन Q था, तो ये P ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये डेल्टा P इधर आ जाएगा। ठीक है जी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। डेल्टा P इधर आ गया। ठीक है जी। डेल्टा P इधर आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बस ये याद रखना है। कई बार आपको क्वेश्चन करते समय आपको इससे भी आंसर निकालना पड़ सकता है, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है। कई बार आपको ये फिगर्स गिवन होंगी, इसलिए आपको ये पूरे फॉर्मूले को एक बार अंडरस्टैंड करना जरूरी था। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू change in demand upon initial demand upon change in price upon initial price into 100, and Q1 minus Q upon Q upon P1 minus P upon P। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस के साइन से के साथ डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ओके जी। तो यहाँ ED क्या आ जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P आ जाएगा। ठीक है बेटे।
आप समझ गए ना, इसको हमने क्या किया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है जी, ओके जी। तो ये बन के फॉर्मूला ये निकला है आपका, ये भी ये एक ही बात है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस के साइन के साथ क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू, और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी आ जाएगा, ठीक है जी, समझ लग गया आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू क्या है, इनिशियल डिमांड, Q1 क्या है, न्यू डिमांड, P क्या है, इनिशियल प्राइस, P1 क्या है, न्यू प्राइस, डेल्टा Q क्या है, चेंज इन डिमांड, एंड डेल्टा P चेंज इन प्राइस। ये सारे इसी को डिकोड किया है हमने, ठीक है जी। चलिए आगे, टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं, वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एट परसेंटेज चेंज, बिकॉज इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड, यदि हम परसेंटेज चेंज नहीं देखेंगे, द कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस टू गुड्स बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि सिर्फ दो गुड्स का कि मतलब उसकी अलग अलग क्वांटिटी को देखने का, दो गुड्स की क्वांटिटी को देखने का उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ओनली कंपैरिजन ऑफ फिगर्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल मेक लिटिल सेंस, और उससे थोड़ी सी ही कोई क्लैरिटी आएगी, तो इसलिए हम उसको परसेंटेज में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज में को चेंज में समझाना या समझना इजी होता है। दूसरा, वाई शुड माइनस साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट अस सी दैट व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट प्रीफिक्स द माइनस साइन ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। द प्राइस एंड द क्वांटिटी विल ऑलवेज चेंज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी है जो हमें पता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। वन चेंज विल बी पॉजिटिव एंड अनदर विल बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव होएगा तो दूसरा नेगेटिव होएगा ही होएगा। हैंस द साइन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव। हैंस द साइन क्या आएगा उसका मेजर करने का, इलास्टिसिटी का हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसलिए हम उसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज total change in the quantity demanded in relation to an absolute change in the own price of the commodity। तो जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो क्या शो करती है कि टोटल चेंज कितना आया है क्वांटिटी डिमांडेड में इन रिलेशन टू एब्सोल्यूट चेंज इन द ओन प्राइस, ठीक है जी। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड हम क्या शो करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू द परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो जिसको हम डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q भी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 30 से क्वांटिटी 20 होगी, क्योंकि प्राइस 30 से 25 आ गया था, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे यदि देखें तो ये डेल्टा P -5 आ गया, क्योंकि 25 से 30 पे वो साइन दिखा रहा है, सॉरी 25 से 30 का ये, और ये क्वांटिटी कम हो जाएगी प्राइस, ये डेल्टा कितना आया 25 से 30 हो गया, ठीक है ना, ओके। ये हमारा आ गया -5, -5 कैसे आएगा, ये आएगा 25 - 30 और ये -5 आ गया, क्योंकि उन्होंने P1 कितना लिया है, P1 है 25 और P कितना 30 है, ठीक है जी। इनिशियल प्राइस 30 था, अब प्राइस कितना हो गया 25, तो ये कितना बन गया आपका -5। और यहाँ पे क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ गई, ये Q है और ये Q1 आ गया, Q1 में से Q गया तो कितना आएगा 30 - 20 तो आ जाएगा 10, तो ये -12 आ जाएगा 2 का साइन के साथ, ये स्लोप इसकी ये आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्टिंक्ट सिचुएशंस क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। इसमें ये देखिए प्राइस सेम रह रहा है, 4 क्वांटिटी चेंज होती जा रही है, जहाँ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो इसमें इलास्टिसिटी क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये 0 है, क्योंकि इसमें प्राइस चेंज हो ही नहीं रहा, या बहुत कम चेंज होता है कि वो निग्लिजिबल सा होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ क्या बनेगी, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P अपॉन Q। तो 1/0 इंटू P अपॉन Q क्या बन गया, इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें क्या आएगा, आपका ये डिमांड कर्व है और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इन इन्फिनिटी,
और वर्टिकल लाइन किस पे जा रही है, वो इन्फिनिटी पे कितनी भी बढ़ सकती है ये, ठीक है जी। प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वो सिचुएशन है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आएगी, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये कैसे आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी आपको। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका पॉइंट। तीसरी सिचुएशन, रेक्टेंगल हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाइपरबोला एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम किसी भी आर्क को इस तरीके से दिखाने के लिए यूज करते हैं। आप उसको ज़्यादा टेक्निकली मत करने की कोशिश करना, लेकिन उलझ जाओगे कि समझना क्या था। यहाँ हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं या ये समझना चाह रहे हैं कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आएगा। इसलिए वो ईडी आपका कितना आ जाएगा, 1। मान लीजिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी का आपका क्या आएगा, 5 और 5 का चेंज आ रहा, तो ये 1 ही आएगा। ओके जी, समझ लग गई ना मेरी बात। तो ये काट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आया, परसेंटेज चेंज जितना क्वांटिटी में आएगा ना, मान लीजिए ये परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी का और ये परसेंटेज चेंज है प्राइस का, वो काट के क्या बना, 1 बना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बन रहा है, इम्प्लाइंग दैट टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। प्राइस कितना भी हो उतना चेंज हमारा क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गया ये टॉपिक आपको। चलिए अब इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो द नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेसेसरीज लाइक सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल एटसेट्रा हैव इन इलास्टिक डिमांड। उसमें क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। लग्जरीज, एसीज, फैशनेबल गारमेंट्स हैव इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि नेसेसरीज के केस में डिमांड चेंज नहीं होगी। नेचर ऑफ द कमोडिटी मतलब किस तरीके की कमोडिटी है, क्या वो नेसेसरी है, क्या वो लग्जरी है, क्या वो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है। तो नेसेसरी केस में इन इलास्टिक रहेगी, नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। और लग्जरी में इलास्टिक है, एसी और फैशनेबल गारमेंट्स, यदि इनका रेट ज़्यादा हो जाएगा तो इनकी डिमांड चेंज हो जाती है। और जॉइंटली डिमांडेड गुड्स में क्या आएगा, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे पेन एंड, उनकी डिमांड क्या है, मॉडरेट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें मॉडरेट रहती है, थोड़ा सा ही चेंज आता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट लाइक टी एंड कॉफी, दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है कि जल्दी चेंज हो जाती है। और दूसरी तरफ एक और एग्जांपल है सिगरेट्स एंड लीकर, ठीक है, विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये एडिक्शन हो सकती है किसी को, लेकिन ये क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए इनकी इन इलास्टिक डिमांड है कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे मल्टीपल यूजेस। तीसरा फैक्टर है मल्टीपल यूजेस। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है मिल्क की। मिल्क हैव मोर इलास्टिक डिमांड, क्योंकि मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। दूसरा हम एक और इसका एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट हमें सर्विस के फॉर्म में आती है, लेकिन यदि इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो हम उसका यूज़ कम कर देते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं। अगर वो सस्ती होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें उस पर चला सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चौथा फैक्टर कौन सा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ वो चीज़ है कि जो उस वक्त क्या हम डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं। डिमांड फॉर गुड विल बी इलास्टिक विच कैन बी पोस्टपोन्ड। उसकी डिमांड इलास्टिक है जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपावली पे हमें क्रैकर्स खरीदने हैं, किसी फेस्टिवल पे मिठाई खरीदनी है, फिर जितना मर्जी रेट हो हमें वो खरीदनी पड़ती है। उस वक्त तो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बाद में खरीद सकते हैं, आज महंगा है तो बाद में खरीद लेंगे, तो उसकी डिमांड में क्या है, इलास्टिक है। ओके जी, जिसकी डिमांड को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। तो यहां पे लिख लीजिए द डिमांड ऑफ विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इज इनइलास्टिक। जिसको इनइलास्टिक है ये, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। इनकम लेवल में क्या है,
इफ इनकम इज हाई डिमांड इज इन इलास्टिक, इनकम इज लो डिमांड इज इलास्टिक। अगर आपकी इनकम हाई है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टमाटर कितने रुपए के हो गए, प्याज कितने रुपए के हो गए, ठीक है ना जी। आपको तो फिर जितना क्वांटिटी आप खरीदनी है। यदि आपकी इनकम लो है तो आपको 5 रुपये भी अगर कोई वेजिटेबल महंगी हो जाती है तो आपका सारा बजट हिल जाएगा। तो डिमांड इलास्टिक होती है लो इनकम पे और हाई इनकम पे इन इलास्टिक रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। 6 फैक्टर है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर क्या चीज़ है, मतलब वो हैबिचुअल है उस चीज़ को यूज़ करने को, कंज्यूम करने को। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, या हम नेगेटिव सेंस में कहें कि तो एडिक्टेड है, तो उस केस में जितना मर्जी प्राइस हो जाए उसकी डिमांड चेंज नहीं होने वाली। तो वो क्या कहलाती है, इन इलास्टिक डिमांड। वो क्या कहलाती है, इन इलास्टिक डिमांड। एंड इफ वो हैबिटेड नहीं है, हैबिचुएटेड नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, तो फिर उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। कि अगर मान लो मेरे को कोक नहीं पसंद या कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद, ठीक है, तो अगर वो रेट बढ़ जाएगा तो मैं उसकी डिमांड भी चेंज कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को एक पर्टिकुलर पेन ही यूज़ करना है, या पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, या पर्टिकुलर आइटम ही कंज्यूम करनी है, या एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही कपड़े डालने हैं, ठीक है। तो उसमें मैं ना हैबिचुएटेड हूँ, तो इससे वो उसकी डिमांड मेरी इलास्टिक हो जाएगी। उसके बाद 7th पॉइंट क्या है, पोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट अपॉन द कमोडिटी। कि गुड्स विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, यदि आप ग्रोसरीज का बाकी सामान खरीद रहे हो, उसमें टूथपेस्ट कितने की है हम लोगों को शायद याद भी नहीं होता, 60 की है, पता नहीं 75 की है, पता नहीं 90 की है। 4-5 हज़ार का सामान जब इकट्ठा खरीदेंगे तो 70 या 75 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है, समझ भी नहीं आता। 5-10 रुपये कम हो रहा है रेट या बढ़ रहा है, हम उसकी डिमांड को मतलब प्राइस को नहीं देखते, कंसिडर ज़्यादा नहीं करते। सो गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अप स्मॉल प्रपोर्शन, तो उसमें उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहती है। तो हमने एक वो ग्रोसरीज में एक पैकेट वो डालना ही होता है टूथपेस्ट का, वो डाल लेते हैं इररिस्पेक्टिव वो कितना प्राइस है, क्योंकि वो हमें चाहिए भी और उसका स्मॉल प्रपोर्शन ही हमारी इनकम का खर्च होता है। बट गुड्स ऑन विच स्पेंड्स अ बिग पोर्शन, लाइक हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन उस पर जा रहा है। यदि स्कूटर खरीदना है तो अगर वो महंगा तो हम थोड़ी देर रुक जाएंगे ना, ठीक है, थोड़े दिन रुक जाएंगे, जब उसका प्राइस थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब खरीद लेंगे। तो आप अपनी इनकम का आप कितना पोर्शन उस पर खर्च करते हो किसी प्रोडक्ट पे, वो भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है। यदि आप थोड़ा पोर्शन उसका स्पेंड करते हो तो उसकी डिमांड चेंज नहीं होती, और यदि आप बहुत ज़्यादा पोर्शन यूज़ करते हो तो उसकी डिमांड चेंज होती है। उसके बाद प्राइस लेवल। सो प्राइस लेवल क्या चीज़ है, हायर लेवल ऑफ द प्राइस, हाई लेवल ऑफ द प्राइस, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ज़्यादा डिमांड चेंज हो जाएगी। लोअर लेवल ऑफ प्राइस, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, लो रहेगी। सो टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगी, इन इलास्टिक, और लॉन्ग पीरियड में क्या रहेगी, इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड में अगर कोई अचानक से मान लीजिए पेट्रोल का या कोई और ऐसी आइटम का रेट बढ़ जाता है जिसको हम आज की डेट में चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड तो इन इलास्टिक रहेगी ना, गाड़ी में तेल तो डलवाना ही है। बट लॉन्ग टर्म में हम क्या होगा, हम 5 या 10 साल बाद उसका कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी वाले व्हीकल, तो उसकी डिमांड फिर इलास्टिक हो जाएगी। शॉर्ट पीरियड में अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी है तो वो तो आपको चाहे रेट बढ़ जाए तो आपको तो खरीदना ही पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। तो शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, बट लॉन्ग पीरियड में वो इलास्टिक हो जाती है। हम कोई उसका और ऑप्शन ढूंढ लेंगे या उसकी डिमांड को चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। हाँ, इसके प्रैक्टिकल मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर करा दूंगा। ठीक है जी, इसी के साथ गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके जी, डन।